नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों हम लोग एनटीपीसी, आरआरबी या एएलपी, टेक्नीशियन यानी रेलवे से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम हैं, उन सब की हम जीएस देख रहे थे। ये अंकित भाटी सर की बुक है दोस्तों, लाजवाब बुक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए मैं बेहतरीन तरीके से अपना देने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको ट्रिक बता रहा हूँ, आपको कॉन्सेप्ट भी बता रहा हूँ, सारी चीज़ें बताता चल रहा हूँ। जब ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री आएगी तो बहुत सारी चीज़ें आपको रटनी ही ना पड़ेंगी। मैं ऐसे ही बताता चलूँगा नॉर्मल तरीके से, आपको लगेगा बिल्कुल ईज़ी है दोस्तों। ठीक, अभी हम स्टैटिक जीके का पोर्शन देख रहे हैं तो मैक्सिमम हम ट्रिक देखेंगे और दोस्तों जो है इम्पोर्टेंट जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें मैं हाइलाइट करते चल रहा हूँ। आप लोग आई होप मैंने आशा कर सकता हूँ कि आप लोग 3 वीडियो हमारी पिछली देख चुके होंगे, ये हमारी चौथी वीडियो है। दोस्तों देखिए अगर नहीं देखें तो ज़रूर देखेंगे आप क्योंकि बेहतरीन है दोस्तों। ये समझ लीजिए कि कोई मतलब ये नहीं कि फर्जी चीज़ उसमें कुछ नहीं बताई गई है। देखिए अगर हम शुरुआत करें दोस्तों तो राज्यों के प्रमुख पोशाक या वस्त्र की अगर हम बात करें, देखिए हमारा ये टॉपिक है भारतीय परिधान है। परिधान का मतलब एक्चुअली होता है दोस्तों कपड़ा, जैसे होता है ना कपड़ा या जो है हम वस्त्र कौन पहनते हैं, वो है कि भारतीय कपड़ा जैसे किस राज्य में कौन सा पहना जा रहा है या उसका पोशाक कौन सा है, तो ये चीज होता है। ठीक, वस्त्र शैली जिसे कहते हैं। देखिए दोस्तों अगर हम बात करें तो राज्यों के प्रमुख पोशाक एवं वस्त्र की बात करें तो देखिए कहाँ कौन सा होता है, कभी कभी पूछ लेता है एग्जाम में, और स्टैटिक जीके है दोस्तों तो पूछ ही लेता है। देखिए अगर हम बात करें आंध्र प्रदेश की दोस्तों, तो आंध्र प्रदेश में धोती कुर्ता पुरुष पहनते हैं, आप देखे भी होंगे। अगला है कि हथकरघा, जैसे महिलाएं कौन पहनती है, हथकरघा साड़ी यानी हाथों से बनाई गई साड़ी, और लंगा ओनी। अब वो तो वहीं के लोग जानते हैं, हम लोगों को तो पता नहीं है। हमारा काम क्या है, अगर हमें जैसे इस उत्सुकता है हमें जानने की तो हम गूगल पे देख सकते हैं। अब देखिए अरुणाचल प्रदेश का जैसे क्या है, शर्ट है, लुंगी है, गैंडे के बाल से सजी टोपी है। देखिए दोस्तों हो सकता है ये क्वेश्चन पूछ ले कि गैंडे के बाल से सजी टोपी जो है कहाँ के लोग पहनते हैं, तो अरुणाचल प्रदेश का हो जाएगा। अगर महिलाओं की बात करें तो लहंगा पहनती है दोस्तों, लंबी जैकेट पहनती है महिलाएं अरुणाचल प्रदेश में। देखिए अगर हम असम की बात करें दोस्तों, तो असम में क्या पहनते हैं, तो धोती कुर्ता, धोती गमछा, और जो है महिलाएं मेखला चादर या रिहा मेखला, ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लेंगे दोस्तों। देखिए पुरुषों का थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है लेकिन महिलाओं का ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पुरुषों को तो आप सुने रहेंगे देखे रहेंगे, लेकिन महिलाओं को जल्दी मतलब ये सब सुने ही ना रहेंगे नाम आप। ठीक, अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ पे बिहार की, तो देखिए बिहार में क्या है, तो धोती मिर्जई या कुर्ता या गमछा, तो ये बिहार का है। गमछा तो आम बात है दोस्तों, गमछा लेकर चलते हैं, हम लोग भी अब लेकर चलने लगे हैं, तो ये चीज हो जाएगा। अगर हम बात करें महिला क्या पहनती है, तो इनका सेंधा अंचल हो जाएगा, कमीज सलवार हो जाएगा, जो कि आम बात है उत्तर भारत में। अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ का दोस्तों, क्या है, धोती है, पगड़ी है पुरुषों की, महिला की है कुचौरा शैली साड़ियां यानी घुटने की लंबाई तक साड़ियां। तो ये चीज आप याद रखेंगे, कुचैला शैली साड़ियां जो है किस राज्य की महिला पहनती हैं, तो छत्तीसगढ़ की। थोड़ा मोटा मोटा अंदाजा रख लीजिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है, पूछ लेगा दोस्तों। अगला है गोवा में दोस्तों क्या पहनते हैं, तो देखिए हाफ पैंट है, देखिए आ ही गया पहले ही। ठीक, बांस की टोपी हो जाएगी, शर्ट हो जाएगा। अगर महिलाओं की बात करें तो नौवारी साड़ी हो जाएगी यानी 9 गज की साड़ियाँ, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। नौवारी साड़ी कहाँ की महिलाएं पहनती हैं, तो गोवा की। अगर हम बात करें उसके बाद फिर पानो भाजू, ये कहाँ की महिलाएं पहनती है, तो गोवा की ही पहनती है। देखिए गुजरात में पुरुष क्या पहनते हैं, तो क्रोनो पहनते हैं, केडियू पहनते हैं, आधुनिक परिधान है। ठीक, ये मतलब क्रोनो और केडियू। अब देखिए महिलाएं क्या है, जैसे घाघरा, चनिया चोली, और उसके बाद पटोला प्रिंट दुपट्टा, ये सब महिलाएं पहनती हैं वहां की। हरियाणा में धोती कुर्ता पगड़ी चद्दर, देखे ही होंगे आप दोस्तों वीडियो, तो आपको अंदाजा लग ही गया होगा सोशल मीडिया के जमाने में ना। अगर हम बात करें हरियाणा में महिलाएं क्या पहनती हैं, दमन कुर्ती, ओढ़नी, घाघरा, कमीज, आधुनिक परिधान हो जाएगा। देखिए हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें तो पुरुष जैसे कुर्ता पहनता है, स्टार्च कड़े हुए हिमाचली टोपी हो जाएगी हिमाचल प्रदेश का। शर्ट जैसे कुर्ती व स्कॉर्प या सालवर घाघरी, तो ये महिलाएं पहनती है वहां की। अब देखिए ये जैसे जम्मू कश्मीर में फेरन है दोस्तों, तो एक घुटनों तक लंबा गाउन होता है फेरन। ये पूछ सकता है कि फेरन मतलब जो है क्या होता है, तो घुटनों तक लंबा गाउन गाउन होता है। अगर हम बात करें ये कहाँ का है, तो जम्मू कश्मीर का है दोस्तों। क्यों, क्योंकि दोस्तों ठंडा मतलब प्रदेश है तो वहाँ के लोग ज्यादा पहनेंगे ना, घुटने तक रहेगा तो थोड़ा मतलब आराम रहेगा, समझे कि नहीं। अगर हम बात करें मतलब पुरुष एवं महिला दोनों एक तरह का पोशाक पहनती, तो दोनों महिलाएं और पुरुष दोनों पहनते दोस्तों एक ही तरह का। अगर आप सर्च करेंगे कभी तो आपको नजर आएगा, या आप जम्मू कश्मीर या हिमाचल प्रदेश के एरिया में गए होंगे तो आप देखे होंगे। अगर हम झारखंड की बात करें दोस्तों, तो पुरुष क्या पहनते, तो आधुनिक वस्त्र जो पश्चिमी संस्कृति है। महिलाएं क्या पहनती है, तो तुषार रेशम साड़ियां व पार्थन पैंची पहनती हैं, पार्थन पैंची व तुषार रेशम
साड़ियाँ महिलाएं पहनती हैं। बात करें कर्नाटक की तो लुंगी या मैसूर पेटा हो जाएगा, पुरुष पहनते हैं। और महिला क्या पहनती हैं तो इलकल साड़ियाँ दोस्तों, कौन सी हैं, इलकल साड़ियाँ। देखिए केरल का क्या है दोस्तों, तो पुरुष मुंडू यानी टखनों तक है, और महिला क्या है तो मुंडम नेरियथम साड़ी है। मुंडम नेरियथम साड़ी हो जाएगी किसकी, महिलाओं की। और पुरुषों की क्या हो जाएगी, मुंडू जो टखनों तक है। ठीक, ये कहाँ का है, केरल का है दोस्तों। अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें दोस्तों, तो पुरुष क्या है, बांधी है, धोती है, यानी जैकेट टोपी हो जाएगा। महिला क्या है, लिंगा है और लुगरा हो जाएगा, यानी ओसी हो जाएगा। तो ये आप इंपॉर्टेंट है, याद कर सकते हैं थोड़ा सा। देखिए मैं आपको बताऊं, जब भी आप इस तरह के टॉपिक पढ़ें तो जैसे देखो, मैं मानता हूं दोस्तों हार्ड तो टॉपिक है ये, बिल्कुल इजी मैं नहीं कह सकता हूँ। स्ट्रेटेजी के कुछ पोर्शन इतने हार्ड हैं कि मतलब सब कुछ हम याद कर ही नहीं सकते हैं, समझे कि नहीं। तो दोस्तों हमारा काम क्या है, जब भी हम प्रीवियस ईयर अभी कराएंगे जल्दी, सोमवार से शुरू करेंगे, तो आरआरबी एनटीपीसी का भी रहेंगे, सारे क्वेश्चन उसमें रहेंगे दोस्तों। 50,000 क्वेश्चन है। आप अगर देखेंगे यूपी के भी सारे एग्जाम के क्वेश्चन होंगे उसमें, आरआरबी एनटीपीसी एसएससी, मतलब सब के एग्जाम होंगे। तो आपके लिए बहुत बेनिफिट होगी, जरूर से जरूर करेंगे। संगम यूथ कंपटीशन की बुक है, मस्त बुक है, देखिएगा। मैं एक्सप्लेनेशन भी करूंगा, आपको तरीका बताऊंगा, ट्रिक बताऊंगा, आपका दिल खुश हो जाएगा। बस आप जो है पढ़ते रहिए दोस्तों। देखिए जीएस के लिए ही मेरा चैनल है, अगर आप जीएस फॉलो करेंगे मुझे, तो मैं ये बता सकता हूँ कि पेपर में हम निराश नहीं होंगे, इतना मैं कह सकता हूँ। बाकी दोस्तों आपकी मर्जी है, क्योंकि आपको अगर अच्छा लगेगा तभी पढ़ेंगे, हमारे कहने से नहीं पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों अगर हम बात करें तो इसमें जैसे हम ये कह रहे हैं कि जैसे इसमें पीवाईक्यू दोस्तों क्या है कि आप पहले पीवाईक्यू देखें। अगर पीवाईक्यू आप देख रहे होंगे या मतलब कुछ भी सॉल्व करें पीवाईक्यू के, तो क्वेश्चन अगर आपको मिल रहे हैं, जैसे इसमें से परिधान के मान लीजिए क्वेश्चन आपको मिले 5, तो देखेंगे किस तरह के मिल रहे हैं। अब जिस तरह के टॉपिक के क्वेश्चन मिल रहे हैं, जिस राज्य के मिल रहे हैं, तो हम ज्यादातर कोशिश करें कि वो तो हमें रटे होने चाहिए, जैसे जो प्रीवियस ईयर है वो तो रट जाने चाहिए। एसएससी में कुछ पूछे गए होंगे तो वो रट जाने चाहिए, क्योंकि जो क्वेश्चन कहीं ना कहीं आया वही एग्जामिनर पूछता है। नया क्वेश्चन बहुत मुश्किल है बनाना दोस्तों। अगर 40 नंबर की जीएस आएगी तो ये समझ लीजिए कम से कम 30 क्वेश्चन आपको वहां से नजर आएंगे जो प्रीवियस ईयर होंगे, यानी या तो रेलवे में पूछा गया होगा, या एसएससी में पूछा गया होगा, या कोई दूसरा एग्जाम होगा उसमें पूछा गया होगा। वही क्वेश्चन आपको 30 नजर आएंगे कहीं ना कहीं दोस्तों। यकीन मानिए मैंने बहुत देखे हैं पीवाईक्यू, बहुत सॉल्व किए हैं, सब वही लगभग लगभग आपको नजर आता रहेगा। थोड़ा लैंग्वेज चेंज कर सकता है, ऑप्शन चेंज कर देगा, लेकिन क्वेश्चन का फ्रेम वही रहेगा, समझे कि नहीं। तो ये चीज 10 क्वेश्चन नए रहेंगे, तो दोस्तों हमें 30 क्वेश्चन अगर हमें पुराने हमारे अगर अच्छे से पकड़ हो जाए, अगर हम 25 क्वेश्चन इसमें से कर ले जाए 40 में, तो मजबूती हो जाएगी। 10 5 क्वेश्चन जब 5 6 क्वेश्चन और हम बढ़ा देंगे आगे चल के, तो हमारा जो है आराम से हो जाएगा 30 प्लस, समझे कि नहीं। तो ये चीज है दोस्तों, तो इसीलिए मेहनत करनी है और समझ के पढ़ना है। ये नहीं कि मतलब लगे हैं मतलब पढ़ते जा रहे हैं, ये नहीं पता है क्या पढ़ना क्या छोड़ना। इसलिए मैं शॉर्ट नोट्स कराता था, लेकिन देखते नहीं लोग तो बंद कर दिया। नहीं मेरी खुद की कॉपी है 2, मैं शॉर्ट नोट्स अभी भी लिखता हूँ डेली। आज भी लिखा हूँ, कल भी लिखा हूँ, परसों भी लिखा हूँ, मेरी खुद के हैं दोस्तों। तो वही मैं रिपीट रिपीट भी करता हूँ, उसकी ट्रिक बनाया करता हूँ, वही सारी चीजें हैं, काम आ जाती है एग्जाम में। देखिए अगर हम बात करें महाराष्ट्र में, तो इसमें जो है पुरुष धोती पहनता है, महिला लुगड़ा साड़ी या 9 गज की साड़ी है। मणिपुर दोस्तों, जैसे पुरुष इसमें क्या पहनता है, धोती या शरीर पर लपेट कर स्मॉर्च जैकेट या हेडगियर पगड़ी हो जाएगा। देखिए हेडगियर पगड़ी जैसे दोस्तों, अब देखिए इंपॉर्टेंट कुछ लग रहा है कि नहीं, हेडगियर पगड़ी ये कहाँ के लोग पहनते हैं, मणिपुर के। जैसे देखिए महिलाओं का देखिए, इनाफी फानेक, नाम पूछ लेगा तो हम लोगों को क्या पता कि कहाँ का है। तो ये जब हम पढ़े रहेंगे तभी बता सकते हैं कि इनाफी, जैसे इनाफी यानी इनाम, इनाफी यानी इनाम से थोड़ा सा रिलेट कर लीजिए, और मिल का रहा इनाम में तो मड़ी मिल रही है, क्या मिल रही है, मड़ी। तो काम हो जाएगा हमारा इस तरह। मेघालय में क्या होगा, जिम्फांग हो जाएगा, बिना कॉलर का कोट। जिम्फांग क्या है, बिना कॉलर का कोट है। और महिलाएं क्या पहनती हैं तो जैनसेम व धारा व खिरवाग पहनती हैं। अगर हम मिजोरम की बात करें तो पुरुष क्या पहनते हैं, धोती कुर्ता, याद ही नहीं करना दोस्तों। महिला क्या पहनती है तो पुआन व मिजो पुंछई। देखिए मिजो हई है, मिजो यहाँ भी लगा है तो आराम से हो जाएगा। नागालैंड में आधुनिक वस्त्र शिल्ट, दोस्तों इंग्लिश बोली जाती है, आधुनिक ही लोग होंगे, तो इस तरह हम रिलेट कर सकते हैं। अगला है महिलाएं स्कर्ट साल एप्रिन। तो देखिए ये मतलब अंग्रेजी जैसे यहाँ बोली जा रही है, तो सीधी सी बात है अंग्रेज का प्रभाव रहा होगा, या मतलब कुछ भी आप रिलेट कर रहा हूँ मैं, सोच के चलिएगा। मुझे नहीं पता एग्जैक्ट मतलब प्रभाव, लेकिन मुझे जहां तक लगता है कि अंग्रेजी बोली जा रही, तो थोड़ा हो सकता है ब्रिटिश प्रभाव रहा हो यहाँ पे, जब मतलब गुलाम था भारत। तो दोस्तों उसी हिसाब से देखिए वस्त्र भी तो उनके हैं, स्कर्ट साल, ये थोड़ा नहीं लग रहा आपको, तो इस तरह याद कर सकते हैं। उड़ीसा का अगर हम बात करें, उड़ीसा धोती कुर्ता गमछा। अब देखिए संबल साड़ी इंपॉर्टेंट है, सलवार कमीज तो हर जगह मान लीजिए उत्तर भारत में है। पंजाब की अगर हम बात करें दोस्तों, तो तेहमंद यानी तेहमत या तेहमंद, कुर्ता पैजामा पगड़ी।
आप जानते ही होंगे, देखे ही होंगे। महिलाएं सलवार सूट घाघरा यही पहनती हैं। राजस्थान की बात करें तो धोती कुर्ता पैगर दोस्तों और साफा, साफा बांधते ना पगड़ी, कुमार गौरव सर को देखे होंगे क्लास लेते हुए, तो मतलब बहुत बार नजर आए होंगे आपको। और महिला घाघरा व कांचली हो जाएगा। सिक्किम में दोस्तों क्या है तो खो पतलून है। देखिए दोस्तों अब ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, खो पतलून व भूटिया बाखू, तो भूटिया जनजाति है सिक्किम की, भूटिया तो भूटिया जनजाति है तो भूटिया बाखू उस तरह याद कर सकते हैं। एक भोटिया जनजाति मैंने बताया था, तो ये उत्तराखंड की है दोस्तों, कहाँ की है, उत्तराखंड की है। और उसके बाद फिर पैंट तो मान लो सिंपल है। अब देखिए महिलाएं क्या पहनती है, डमुअन या डुमिदम, डमुअन डमुअन या दोस्तों क्या पहनती हैं, डुमिदम, क्या डुमिदम, ठीक। तो इस तरह याद कर लीजिएगा, तो दोनों काम हो जाएगा अपना। अब देखिए अगर हम बात करें तमिलनाडु की, तो इसमें क्या हो जाएगा, धोती लुंगी हो जाएगा। महिलाएं साड़ियां पहनती हैं, चावड़ा। अब देखिए चावड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये कहाँ का हो जाएगा, तमिलनाडु का हो जाएगा, ठीक। अब देखिए सिक्किम की कुछ चीज, सिक्किम को भूलना नहीं, दोनों को याद कर लेना है। इसमें जो है चावड़ा याद कर लीजिएगा। अगर तेलंगाना की बात करें तो पंथ यानी धोती हो जाएगा, पंच। और देखिए महिलाएं क्या पहनती है, लहंगा ओनी व सलवार कमीज हो जाएगा। त्रिपुरा में लंगोई, और जो है उसके बाद करमवाल व बोरोक हो जाएगा। बोरोक जनजाति कहाँ, सॉरी बोरोक भाषा कहाँ की है, त्रिपुरा की है। उसके बाद रिगवनाई साड़ियाँ जो है कहाँ की हो, जो महिलाएं पहनती हैं, त्रिपुरा की पहनती हैं। दोस्तों मैं फिर कह रहा हूँ हार्ड है, बिल्कुल इजी नहीं है। सब लोग नहीं कर पाएंगे क्वेश्चन, लेकिन फिर भी अगर कोशिश करेंगे तो ऐसा नहीं कि नहीं होगा, आराम से कर ले जाएंगे, ठीक। अब देखिए भाई कितनी चीजें मैंने खुद बताई है, जो 10 चीजें होंगी टोटल नोट कर लीजिए उस तरह की, जैसे इस तरह की 10 चीजें होंगी नोट कर लीजिएगा, काम हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का धोती कुर्ता पहनते हैं, आधुनिक वस्त्र भी हमारे यहाँ पहनते हैं, सलवार सूट महिलाएं पहनती हैं, साड़ी पहनती हैं। उत्तराखंड में लगभग वही चीज हो जाएगा। यहाँ जवाहर टोपी बढ़ जाएगी, मिर्जा घाघरा आवरी धोती कुर्ता। पश्चिम बंगाल में क्या है तो लुंगी धोती कुर्ता हो जाएगा, और साड़ी सलवार हो जाएगा। तो ये इतनी चीजें पश्चिम बंगाल की। तो हमने पूरे मतलब भारत का देख लिया प्रधान, कहाँ कौन से लोग क्या पहनते हैं। दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन मैं फिर कह रहा हूँ कि आपको याद करना ही करना है, नोट करिए कैसे भी करके। ये देखिए इस तरह के, यही इसी तरह के क्वेश्चन पूछेगा, वो बिल्कुल इजी नहीं पूछेगा। अब देखते हैं दोस्तों जीआई टैग देखते हैं, विभिन्न राज्यों के जीआई टैग प्राप्त वस्त्र एवं साड़ियाँ। देखिए मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो महेश्वर साड़ियों को मिला है, और चंदेरी साड़ियाँ हो जाएंगी। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की तो बनारसी जदी कला व साड़ियाँ हो जाएगी, लखनऊ चिकनकारी। ये दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट लखनऊ चिकनकारी, ठीक। अगर हम आगे बात करें तो उड़ीसा के क्या क्या मिला है, उड़ीसा में तो बोमकई जो है साड़ियाँ मिली हैं, हवासपुरी साड़ियाँ मिली हैं, बेरहामपुर पट्ट साड़ियाँ मिली हैं, खंडुआ साड़ियाँ मिली हैं, संबलपुरी साड़ियाँ हैं, पीपली एप्लीक वर्क है। तो दोस्तों आपको जो इंपॉर्टेंट लगे इसमें, जैसे कुछ चीजें इंपॉर्टेंट, जैसे खंडुआ साड़ियाँ, संबलपुरी साड़ी, संबल उड़ीसा का जिला ही है तो याद हो जाएगा उस तरह। अब देखिए दोस्तों आंध्र प्रदेश का मंगलगिरी साड़ियाँ हो जाएगा। साड़ियाँ कुछ ज्यादा ही नहीं नजर आ रही है दोस्तों। वेंकटगिरी, ये वेंकटगिरी राष्ट्रीय उद्यान भी वहीं का है, तो आपको याद हो जाना चाहिए। उडप्पा जामदानी साड़ी है, याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब देखिए कर्नाटक का क्या है, इक्कल साड़ियाँ है, सॉरी इलकल है, कौन सी है, इलकल है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। उसके बाद है मोला कालमुरु साड़ियाँ है, कसूरी कढ़ाई हो जाएगा। पश्चिम बंगाल का कौन है, सानितपुरी साड़ियाँ हैं, धनिया खाली साड़ियाँ हैं, बालू चरक साड़ियाँ हैं, व काचा काढ़ी हो जाएगा। केरल क्या है, बलरामपुर साड़ियाँ, सूती वस्त्र है, कासरगोड साड़ियाँ हैं, उसके बाद कुथुम पुल्लू साड़ियाँ हैं। दोस्तों अच्छा साड़ियाँ ज्यादातर क्यों लिखी है पता है, क्योंकि एग्जामिनर साड़ियाँ ही पूछ रहा होगा, आरआरबी एनटीपीसी वाला। तो ज्यादा जब साड़ियाँ पूछ रहा होगा तो सर ने क्या किया होगा, मतलब जो है साड़ियों से रिलेटेड क्वेश्चन तैयार कर दिए होंगे, समझे कि नहीं। तो साड़ियाँ इसलिए ज्यादा नजर आ रही है हमें। अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ तो चंपा शिल्प साड़ियाँ हो जाएंगे। तेलंगाना क्या है, गाड़वाल साड़ियाँ हो जाएंगे, सिद्धिपेट हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश का जैसे कुल्लू साल है, किन्नौरी साल है, चंबा रुमाल है। ये दोस्तों असल में पहनने से रिलेटेड है। जैसे जीआई टैग जो ये है हमारा, ये किससे संबंधित है, पहनने से। देखिए विभिन्न राज्यों के प्राप्त वस्त्र की साड़ियाँ, यानी जो हमारे वस्त्र हैं उसी से संबंधित जीआई टैग भी दिया है। क्योंकि हम ऊपर परिधान देखे हैं, तो मतलब जो है भारतीय परिधान देखे हैं, तो उसके नीचे किसको किसको जीआई टैग मिला वो भी तो देखना हमें ही बनता है। अगर हम बात करें जैसे हिमाचल प्रदेश का हो जाएगा कुल्लू साल, किन्नौरी साल, चंबा रुमाल। तमिलनाडु का हो जाएगा कोई कोटा काटन। जम्मू कश्मीर का हो जाएगा कानी साल, कश्मीरी पश्मीना। महाराष्ट्र का हो जाएगा पुनारी पगड़ी, पठानी साड़ियाँ हो जाएगा। गुजरात का हो जाएगा तंगलिया साल, कच्छ साल, पाटन पटोला, ये हो जाएगा। देखिए पंजाब का क्या हो जाएगा, फुलकारी। अगर हमारे घर में जो है जॉब लगेगी तब शादी होगी, और शादी होने के बाद किलकारी उठेंगी,
तो किलकारी यानी फुलकारी, मतलब रिलेट कर सकते हैं इस तरह आप अपने हिसाब से। बिहार, ब्याह हमें किससे हो रहा है? सजनी से हो रहा है। ब्याह हमारा किससे हो जाए? सजनी यानी सुजनी। तो इस तरह मतलब हम रिलेट कर सकते हैं। देखिए मतलब ये सब भूलना ही नहीं दोस्तों, कई बार पूछा है। जैसे पठानी साड़ी महाराष्ट्र का, ठीक, तो मतलब ये नहीं भूलना है, समझ के चलिएगा आप। जैसे तंगलिया साल गुजरात का है, पाटन जो है पटोला गुजरात का, ये मतलब रट जाइए आपको, समझे कि नहीं? कुछ चीजें रिलेट कर रहा हूँ, कुछ चीजें ऐसे रटना पड़ेगा आपको दोस्तों। अब हम देखते हैं, यहाँ मैं आपको बहुत सारी ट्रिक बताऊंगा दोस्तों। वादक एवं वाद्य यंत्र, देखिए एक टॉपिक हमारा क्लियर हो गया, ये हमारा दूसरा टॉपिक है दोस्तों। देखिए हार्ड है लेकिन छोड़ के जाना नहीं है, पूरा देखना है, क्योंकि बिना मतलब पढ़े एग्जाम क्वालिफाई हो भी नहीं सकता, तो पढ़ना तो पड़ेगा। थोड़ा हार्ड है तो थोड़ा नॉर्मल भी हो सकता है। अब देखिए तबला कौन है? देखिए तबला में एक शब्द छिपा है बल। देखिए तबला में बल है कि नहीं? अब देखिए मैं रिलेट करने जा रहा हूँ, तो देखिए बल किस में होगा? अल्लाह में बल होगा कि नहीं होगा? एक सेकेंड, थोड़ा जूम करें तो आकि और अच्छा नजर आए आपको। देखिए यहाँ हो जाएगा बल, ठीक। अब देखिए किसमें बल बल होगा? अल्लाह में बल होगा, तो अल्लाह रखा खा। हुस्न में बल होगा, हुस्न यानी जाकिर हुसैन। किशन महाराज यानी किशन में और महाराज दोनों में बल होगा। महाराज में बल होगा तो गुदई महाराज, किशन महाराज हो जाएंगे। आप बताइए पंडित आनंद गोपाल, गोपाल यानी श्री कृष्ण, उनमें बल था कि नहीं था? हो जाएगा। सुखविंदर सिंह, तो इनमें भी तो बल होगा दोस्तों, ठीक। लतीफ, अब देखिए ये इंपॉर्टेंट हो गए ऊपर के, कौन हो जाए? इंपॉर्टेंट हो गए। अब बताइए सपने में भी बल होता है दोस्तों, स्वप्न चौधरी, हम जो सपना देखते हो अगर मजबूत है या बल है उसमें, तो हम उसे पूरा कर लेते हैं। अनोखा है तो सीधी सी बात है अनोखे लाल मिश्र, बल होगा दोस्तों। पंडित जसराज, अगर राज हम जब करेंगे दोस्तों, जैसे हमारा मन होगा वैसे राज करेंगे, तो हमारे पास बल होना चाहिए। क्या होगा? बल। तो बल से तबला। ज्योति, निखिल ज्योति, इसमें भी बल हो जाएगा, ठीक। तो बल को लेकर आप अपने हिसाब से बना सकते हैं इतने नाम, तो आराम से आपको समझ में। देखिए मैं इंपोर्टेंट लगा दूं, अल्लाह रखा खा भूलना नहीं है, हुस्न महाराज, गुदई महाराज, और उसके बाद किशन महाराज, उसके बाद यहाँ लतीफ खां अहमद को याद कर लीजिएगा, स्वप्न चौधरी, अनोखे लाल मिश्र और निखिल ज्योति घोष। ये इतने नाम आपको भूलने नहीं है, ये सब बल से रिलेट कर लीजिए, समझ में आए? तबला हो जाएगा। अब हम आगे बढ़े, सितार से कौन कौन संबंधित? तो देखिए तार जुड़ाएंगे हम भगवान शंकर से, तो पंडित रविशंकर हो जाएगा। फिर शंकर आ गए, फिर उमा शंकर हो जाएंगे। बुद्ध से भी हम जलाएंगे तो बुद्धता मुखर्जी हो जाएंगे। निखिल यानी खिल जाएगा, अगर हम तार हमारा जुड़ गया बुद्ध से शंकर से, मतलब शंकर भगवान से बुद्ध से, तो हमारा जो हम खिल जाएंगे यानी निखिल बनर्जी हो जाएगा, ठीक। हम अपनी बातों को कहाँ तक ले जाएंगे? बिलायत तक पहुंचाएंगे। जब बिलायत में हम ये सब बातें कहेंगे तो बंदे हंसना शुरू कर देंगे, बंदे हंसन। तो इतने नाम याद कर लीजिएगा, ठीक। तो थोड़ा रिलेट कर लीजिएगा ऐसे, यहाँ तार लिखा है देखिए, तार अब जोड़ना है, किससे किससे जोड़ना अपने हिसाब से बना लीजिए। बांसुरी की अगर हम बात करें दोस्तों, तो देखिए हरि, हरि कौन? भगवान कृष्ण, हरि प्रसाद चौरसिया बांसुरी बजाते थे। पन्ना लाल घोष, उस बांसुरी में क्या लगा था? पन्ना लगा था दोस्तों, क्या लगा था? पन्ना। अब देखिए इन्हीं का नाम है अगला अमल ज्योति घोष, ये पूछ लेता एग्जाम में, तो याद कर लीजिएगा, ठीक। पन्ना मणि, देखिए एक ही तरह नहीं, पन्ना मणि, कुलकर्णी, राजेंद्र प्रसन्ना, यन नीला, राकेश चौरसिया। तो देखिए राजेंद्र प्रसन्ना, राजेंद्र कुलकर्णी इंपॉर्टेंट है, याद कर लेंगे दोस्तों। अगर भगवान हरि जो है बांसुरी बजा रहे हैं, तो हमारे जो है मतलब कुल यानी कुलकर्णी यानी हमारे कुल के लोग प्रसन्न रहेंगे, प्रसन्ना हो जाएंगे, ठीक। अब उस बांसुरी में क्या क्या लगा है? तो मणि भी लगी है और पन्ना भी लगा है। तो थोड़ा इस तरह रिलेट करके याद करेंगे मेरे तरीके से, तो याद हो जाएगा, ठीक। अब शहनाई की बात करें, अब भैया देखिए बिस्मिल्लाह खां मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक। अली अहमद, हुसैन खां, दयानंद, दया शंकर जगन्नाथ, जो बागेश्वरी कमल, एक लौती महिला है शहनाई की, बागेश्वरी कमर, ये भूलना नहीं, याद कर लीजिएगा। सरोद में देख लेते हैं, अमजद अली खान, इनके बेटे हैं अमान अली खान, अयान अली खान। अमजद अली खान के दो पुत्र यही हैं, ठीक, पूछ लिया एग्जाम में। जरीन दारू वाला हो जाएंगे मुकेश शर्मा, हाफिज खां, अली अकबर खां दोस्तों, विश्वजीत राय चौधरी, बुद्धदेव दास गुप्ता, राजीव तारानाथ व विकास महाराज। 2014 में अमजद अली खान ने नोबेल शांति पुरस्कार समारोह में राग का प्रदर्शन किया था, ये पूछा गया एग्जाम में, याद कर लीजिएगा, याद इंपॉर्टेंट है। देखिए इनका नाम तो भूलने नहीं, अमजद अली खां, और इनके तो बेटे हैं अमान अली खां, अयान अली खां, ठीक दोस्तों। और जरीन दारू वाला, ये इतने नाम याद रख लीजिएगा, चार। आगे बढ़ जाए, वायलिन देखते कौन कौन बजाते हैं। टी एन कृष्णन बजाते हैं, एल सुब्रमण्यम, विष्णु गोविंद जोग हैं, डॉक्टर एन राजन, ये इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर एन राजन दोस्तों। उसके बाद फिर संगीता राजन है, फिर मोहनन चंद्रशेखर है, लाड गुड़ी जयरामन है। तो इसमें से आपको ये याद करना है, टी एन कृष्णन, एल सुब्रमण्यम और जो है डॉक्टर एन राजन, ठीक है दोस्तों। अब देखिए मृदंगम, मृदंगम, सॉरी,
मृदंगम कौन बजाते हैं? तो टी गोपाल कृष्णन, पालघाट आर रघु दोस्तों हो जाएंगे। दो नाम याद रखिए, पालघाट रघु, टी गोपाल कृष्णन। बाकी देखने को सब देख लीजिए, जगदीश सिंह, भीकम सिंह, शिवरामन हो जाएंगे, मणि अय्यर हो जाएंगे, रजना स्वामीनाथन। देखने को तो सब देख सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट दोस्तों वही हो जाएंगे। ठीक, नीचे जो है इनसे रिलेटेड महत्वपूर्ण तथ्य है, लेकिन ऊपर अभी बचा है थोड़ा, देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, जितना इम्पोर्टेंट है वो आपको याद करा रहा हूँ, ठीक। जो मतलब कॉन्सेप्ट है वो भी बता रहा हूँ, ट्रिक भी बता रहा हूँ। जैसे संतूर, तो देखिए संतूर, अब देखिए संत, संतूर में क्या लिखा है? संत। देखिए कीवर्ड नहीं भूलना, नहीं तो काम ही ना। संत जो है भजन कर रहे हैं, किसके? शिव के। तो संत भजन कर रहे हैं, यानी भजन सौंपा रही किसके? तो शिव कुमार शर्मा। याद हो गया। देखिए बीणा कौन बजा रहा है? तो शंकर शास्त्री बजा रहे हैं। यश बालचंद्रन, कृष्ण भगवता भागवतार, और दोरो स्वामी, बी दोरो स्वामी। बस ये याद हो जाएगा, डी बालकृष्णन। तो थोड़ा मतलब इस तरह याद करना पड़ेगा, एक दो नाम अपने हिसाब से। अब देखिए रुद्र वीणा, ये कौन कौन बजाते हैं? उस्ताद सादिक अली खां और असद अली खां, दो ही लोग हैं, याद कर लेंगे। पखावज दोस्तों, एक मोस्ट इंपोर्टेंट नाम है पखावज का, महापात्र, केलू चरण महापात्र। ये देखिए यहाँ लगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये क्या क्या बजाते हैं? मृदंगम भी बजाते हैं, तबला भी बजाते हैं, उड़ूसी नृतक भी बजाते हैं। ठीक, उड़ीसा को पुनर्जीवित यही किए थे केलू चरण महापात्र। उसके बाद इसमें तोताराम शर्मा का नाम याद रख लीजिए दोस्तों, ठाकुर लक्ष्मण सिंह, इनका नाम याद रखिए। तो तीन नाम आपको या पता होने चाहिए पखावज में। देखने को तो सारे देख सकते हैं आप दोस्तों, उसके लिए मना नहीं है। घटम की अगर हम बात करें, टी एच विनायक राम और ए एम सुब्रमण्यम, दो ही नाम है, याद हो जाएगा आसानी से, अपने हिसाब से याद कर लीजिए। जैसे कि विनायक, विनायक किसे कहते थे? विनायक जो है गणेश जी को कहते हैं, और गणेश जी जो है लड्डू बहुत ज्यादा खाते थे, तो घाटा आ जा रहा था हमें, घाटा यानी घटम, तो विनायक हो जाएंगे। इस तरह मतलब रिलेट कर सकते हैं अपने हिसाब से, हर चीज बतानी नहीं होती दोस्तों। मैं हर चीज अगर रिलेट करना सिखाऊंगा, हर चीज बताना सिखाऊंगा ना, तो नफरत ही हो मुझसे करने लगोगे, क्योंकि सबका मेथड अलग अलग है बताने का। जैसे देखिए, मैं कोई चीज अपने अपने तरीके से रिलेट कर सकता हूँ, शायद आपको ना अच्छी लगे वो चीज, लेकिन मुझे याद हो जाए, ये मेन चीज इंपॉर्टेंट है ना। देखिए ये फैक्ट है, इसमें कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं दोस्तों। मैं इसमें क्या कॉन्सेप्ट बताऊंगा भाई, घटम कोई बजा रहा है तो बजा रहा है, उसमें कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं। लेकिन अगर और भी कोई चीज है, जैसे फिरोज शाह तुगलक है, उन्होंने सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण कराया, तो उसके पीछे रीजन है ना, कि उन्होंने किस लिए कराया होगा, सबसे ज्यादा बाग क्यों लगाए होंगे, उन्होंने सबसे ज्यादा दास क्यों रखे होंगे, दान पेंशन ये सब विभाग उन्होंने क्यों बनाए, उसके पीछे रीजन है। बाजार नियंत्रण प्रणाली अलाउद्दीन खिलजी लाए तो क्यों लाए, उसके पीछे रीजन है। तो उसमें समय तो मैं जैसे बताऊंगा आप तुरंत रिलेट करेंगे, कभी याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। लेकिन दोस्तों यहाँ तो मतलब बहुत मतलब याद करना पड़ेगा ना, ये सब रटने वाला है, तो इसमें मुझे जो है तरीका बताना पड़ेगा। मैं कुछ रिलेट करूंगा, 50% मैं कर दूंगा, 50% आप कर लीजिएगा। नहीं तो हम कहते 50 मैं कर दूंगा, आप 10 भी कर लेंगे, 20, तो 70% आपका काम हो जाएगा। ठीक, और इतना ही चाहिए, 70% नंबर बहुत है। सारंगी की अगर हम बात करें, तो शकूर खान हो जाएंगे, पंडित राम नारायण हो जाएंगे, उसके बाद रमेश मिश्रा हो जाएंगे, सुल्तान खान हो जाएंगे, उस्ताद बुंदू खान हो जाएंगे, इलियास खान हो जाएंगे। अब देखिए सिमझनी, मोस्ट इंपोर्टेंट है जुबिन मेहता। सिंझनी कौन है? जुबिन मेहता। इनको पद्म भूषण दिया गया 96 में, 1996 में। पद्म विभूषण दिया गया 2001 में दोस्तों। अब देखिए नाद स्वरम, तो देखिए नाद, मैं तो इस तरह याद किया था कि नाद है हमारे यहाँ, उसमें सब पिल्ले पिल्ले हैं, यानी पिल्लई पिल्लई। तो राजरत्न पिल्लई, नीरू स्वामी पिल्लई। ठीक, और देखिए चिन्ना, चिन्ना मौला, शेख चिन्ना हो जाएंगे। अपने हिसाब से याद कर सकते हैं दोस्तों, किसी को अगर बुरा लगता है तो ना याद करिए दोस्तों। देखिए मैं कोई चीज इसीलिए मैं थोड़ा कम बताता हूँ, क्योंकि आहत ना हो, मतलब हो सकता है कोई बुरा मान जाए तुरंत, तो फिर दिक्कत की बात है ना। अब देखिए तानपुरा की अगर हम बात करें, भीमसेन जोशी हैं, भारत रत्न दिया गया 2008 में इनको। एम एस सुब्बलक्ष्मी हो जाएंगी, कर्नाटक संगीत हो जाएगा से संबंधित है, भारत रत्न इनको दिया गया 1998। इनका सबका नाम याद रखना है, डेट भी याद रखनी है। ठीक, अगर हम बात करें सुरबहार दोस्तों, तो इमरत खान है, अन्नपूर्णा देवी हो जाए। सेक्सोफोन की बात करें तो कादरी गोपाल नाथन, केवल एक नाम याद रखेंगे। गिटार की अगर हम बात करें दोस्तों, बैजू धर्मजन व वज्रभूषण काबरा हो जाएंगे। हारमोनियम, देखिए कौन है हारमोनियम के? अप्पा जलवांगर कर, और जो है नुसरत फतेह अली खान। नुसरत फतेह अली खान हारमोनियम बजाते हैं, गाना भी गाते हैं, हारमोनियम भी बजाते हैं। देखे होंगे इनके गाने बहुत सारे, और बहुत मतलब वो रहते हैं दिल को छूने वाले दोस्तों। ठीक, आज की टाइप के थोड़ा, तो ये चीज है। अब देख लेते हैं दोस्तों, इसके बारे में इतनी चीजें जानकारी दी हुई है, और ये जानकारी मोस्ट इंपोर्टेंट है, महत्वपूर्ण बिंदु अलग से दिया है। देखिए प्रसिद्ध तबला वादक, तो बल यानी तबला यानी बल है, तो हुस्न में है यानी जाकिर हुसैन खान।
सबसे कम उम्र यानी 37 वर्ष में इनको क्या मिला, पद्मश्री मिला, 1988 में प्राप्त करता तथा इन्हें पद्म विभूषण भी 2023 में प्राप्त हुआ। अगर हम बात करें पंडित किशन महाराज, महाराज हैं तो सीधी सी बात इसी से संबंधित, तबला से दोस्तों। शास्त्रीय संगीत के बनारस घराने से संबंधित है, पूछ लेगा एग्जाम में, संबंध किससे, तो बनारस घराने से है। इन्हें पद्मश्री कब मिला, तो 1973 में मिला, और पद्म विभूषण कब मिला, तो 2002 में इनको मिला दोस्तों। अगर हम अनोखे लाल की बात करें तो अनोखा क्या है, हमारा बल है अनोखा, इनको क्या कहते हैं, नाधिन धिन्ना, नाधिन धिन्ना, ये जादूगर है, का जादूगर कहा जाता है नाधिन धिन्ना का। देखिए माई लाइफ माई म्यूजिक, प्रसिद्ध सितार वादक है दोस्तों कौन, पंडित रविशंकर। देखिए तार मिलाना हमें शंकर भगवान से, तो रविशंकर, ठीक। एक है उमा शंकर, तो वो भी है, लेकिन माई लाइफ माई म्यूजिक कई बार एग्जाम में पूछा है, ये किसकी आत्मकथा है दोस्तों, तो ये है पंडित रविशंकर प्रसाद जी की। पंडित रविशंकर प्रसाद जी को भारत रत्न कब मिला, 1999 में। सुब्बलक्ष्मी जी को कब मिला, जो है 1998 में मिला, ठीक। कब मिला, 1998 में। और लता मंगेशकर जी को 2001 में मिला। तो इस तरह याद करना है दोस्तों, इनका सबका नाम याद रहे तो अच्छी बात है। हरिप्रसाद चौरसिया जी को, ये किससे संबंधित, बांसुरी वादक। बांसुरी कौन बजा रहे हैं, हरि जी बजा रहे हैं, हरिप्रसाद चौरसिया। देखिए जितने इंपॉर्टेंट नाम हो तो मैं सबको याद करा दिया हूँ आपको, ऐसा तो नहीं याद करा हूँ, तो वो तो भूलना ही नहीं आपको। पद्म भूषण कब मिला, 1992 में। पद्म विभूषण कब मिला, 2000 में, ठीक, सम्मानित किया गया। अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देख लीजिए प्रसिद्ध शहनाई वादक कौन है, बिस्मिल्लाह खां हो जाएंगे। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 15 अगस्त 1947 को प्रथम स्वतंत्रता दिवस पर शहनाई प्रदर्शन के लिए आमंत्रित किया गया था। किसे बुलाए थे, तो बिस्मिल्लाह खां को बुलाए थे। ये क्या है, शहनाई वादक, इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 15 अगस्त के दिन जो है 15 अगस्त 1947 को शहनाई बजाए थे लाल किला पे। अगर है बिस्मिल्लाह खां को भारत रत्न कब दिया गया, 2001 में दिया गया। अब देखिए बागेश्वरी कमर एक लौती भारत की इकलौती महिला शहनाई वादक है। जितना ये महत्वपूर्ण बिंदु है, ये मतलब घोल के पी जाइए, या मतलब मैं तो कहूंगा सिंपल भाषा में चाट जाइए, ठीक। एग्जाम टाइम निकले जरूर आपके माइंड से, वरना फिर दिक्कत की बात है, क्योंकि सारा चीज यहाँ इंपॉर्टेंट है। ऊपर तो जो याद हो गया, वो तो मैं करा ही दिया हूँ, लेकिन ये नीचे वाला जितना दिया है सारा याद होना चाहिए। अमजद अली खां, इनके दो पुत्र हैं, अयान अली खान और अमान अली खान। इनके साथ रागा फॉर पीस नोबेल प्राइज कॉन्सर्ट में प्रस्तुति दी थी, किसमें, रागा फॉर पीस में दिया था इन्होंने। अगर हम बात करें तो भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में वाद्य यंत्रों को 4 समूहों में वर्गीकृत किया गया है, किसमें, 4। पूछ सकता है निम्नलिखित में से कि मतलब भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में वाद्य यंत्रों को कितने समूहों में वर्गीकृत किया है, 5, 4, 3 या 10, कुछ भी दे सकता है, तो 4 है, याद रखेंगे। तो दोस्तों हमारा यहीं पे दूसरा टॉपिक भी शायद कंप्लीट हो गया है। तो अब हम देखेंगे तीसरा टॉपिक, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित है। दोस्तों हम लोग आगे निकल आए क्या, एक सेकेंड देखते हैं, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित है, कितना दिया है इसमें ये देख लेते हैं, एक सेकेंड दोस्तों। देखिए इसमें मैक्सिमम चीजें दी हुई हैं, देख लेते हैं, हम ये टॉपिक कंप्लीट ही कर लेते हैं दोस्तों। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी इंपॉर्टेंट भी है ना, ये क्वेश्चन आराम से बन जाएगा, तो जितनी इंपॉर्टेंट चीजें हम सारी कवर कर लेंगे। देखिए दोस्तों अगर हम बात करें विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की बात करें, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, देखिए विश्व व भारत के प्रारंभिक जो अंतरिक्ष कार्यक्रम हुए थे वो देखते हैं। सोवियत संघ यानी यूएसएसआर द्वारा 4 अक्टूबर 1957 को स्पुतनिक फर्स्ट लॉन्च किया, जो मानव निर्मित प्रथम उपग्रह था दोस्तों। कब लॉन्च किया, 1957 को। वर्ष 1958 में पृथ्वी की कक्षा में प्रवेश करने वाला प्रथम अमेरिकी उपग्रह कौन था, एक्सप्लोर फर्स्ट था। कौन था, एक्सप्लोर फर्स्ट, ये अमेरिकी था दोस्तों। अगर हम बात करें 20 जुलाई 1969 को अपोलो सेकंड के अंतरिक्ष यात्री जो नील आर्मस्ट्रांग चंद्रमा की सतह पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति बने। ये पूछा गया है कई बार, अपोलो द्वितीय हो जाएगा। सोवियत संघ द्वारा वर्ष 1971 में लॉन्च किया गया प्रथम स्पेस स्टेशन कौन था, सैल्यूट फर्स्ट था, 1971 में लॉन्च हुआ। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन आईएसएस का निर्माण कार्य वर्ष 1998 में आरंभ हुआ दोस्तों। यह रूस की कॉस्मोस एजेंसी है, जापान की जोक्सा है, यूएसए की नासा है, और यूरोप की आईएसए एवं कनाडा की सीएसए की एक संयुक्त परियोजना थी, मतलब परियोजना थी जो भेजा गया था 1998 में। अगर हम बात करें नवंबर 1963 में देश का प्रथम साउंडिंग रॉकेट नाइक अपाचे थुम्बा रॉकेट प्रशिक्षण स्थल से परीक्षित किया गया अपने यहाँ का। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना कब हुई, 1969 में हुई, कई बार एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों। और वर्ष 1972 में अंतरिक्ष आयोग एवं अंतरिक्ष विभाग का गठन इसरो को अंतरिक्ष विभाग के अधीन कर दिया गया।
अगर हम बात करें भारत ने अपना पहला परमाणु बम परीक्षण कब किया? 1974 में किया है दोस्तों। ठीक, अगर आप देखिए प्रमुख विभाग की एजेंसियां देखते हैं, इनका उद्देश्य देखते हैं। जैसे सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला है मोहाली पंजाब में दोस्तों, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने हेतु प्रयासरत संस्थान हो जाएगी। अगर हम बात करें भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला की दोस्तों, ये अहमदाबाद गुजरात में है। ये याद रहे आपको, सबसे बेटर है। ये ना याद रहे दोस्तों उद्देश्य अगर, तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि एग्जाम में ये ना आएगा। देखिए हमें क्या है, हमारा एग्जाम है दोस्तों गोला फलों प्रतियोगिता, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये जो है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो हम ये देखते चलते हैं। ठीक दोस्तों, फर्जी की इन्फॉर्मेशन के चक्कर में पता लगा ये भी ना हाथ लगेगा ना ये भी, तो हम ये स्किप कर दे रहे हैं अभी के लिए। बाद में आपको पढ़ना होगा तो किताब दे दूंगा, तो पढ़ लीजिएगा दोस्तों, लेकिन ये नहीं पूछेगा कभी भी, याद रखेंगे। और आप आईएएस की तैयारी नहीं कर रहे हैं कि आपको जो है टेक्नोलॉजी मेंस लिखना है दोस्तों, तो हमें ये देखना है। ठीक दोस्तों, तो देखिए भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला कहाँ का है? अहमदाबाद गुजरात का है। उत्तर पूर्वी अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र कहाँ? उमियम मेघालय में है। कई बार उमियम नदी भी दोस्तों मेघालय की बहुत साफ नदी है, समझे कि नहीं? तो याद रखेंगे उमियम। उमियम कहाँ का? मेघालय। देखिए नाम से एक तो आपको पता चल जाएगा अंतरिक्ष, तो सीधी सी बात अंतरिक्ष से संबंधित है। अगर भौतिक लिखा है तो जो चीजें भौतिक से संबंधित होंगी उससे रिलेटेड होगा चीज, तो ये चीज आप समझ के चलिएंगे। अब देखिए यहाँ भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ है? तो केरल में है दोस्तों। उसमें उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करना उद्देश्य है इसका। राष्ट्रीय वायुमंडलीय अनुसंधान प्रयोगशाला ये कहाँ है? कि गांधकी गांव तिरुपति आंध्र प्रदेश में है दोस्तों। अगर हम बात करें एंट्रिक्स कारपोरेशन बेंगलुरु कर्नाटका में, तो ये क्या है दोस्तों? अंतरिक्ष उत्पादों तकनीकी परामर्श सेवाओं और इसरो द्वारा विकसित अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के प्रचार प्रसार के लिए सरकार के स्वामित्व में प्राइवेट लिमिटेड संस्था। बताइए कोई याद हुआ? कुछ नहीं, यही याद रखिए। ठीक, अब देखिए इसरो से संबंधित प्रमुख केंद्र दिखते हैं। जैसे विक्रम साराभाई केंद्र कहाँ? तिरुवनंतपुरम केरल में, कई बार पूछा गया है। लिखा है ग्रह उपग्रहों एवं परिज्ञापी रॉकेटों के लिए प्रमोचन यानी कि विन्यास तथा जो है विकास की गतिविधियों को निष्पादित की जाती है यहाँ से। ये देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र हरिकोटा, मतलब श्री हरिकोटा नेल्लोर आंध्र प्रदेश में है। दो प्रमोचन पैड से युक्त पायलोड प्रक्षेपण के लिए आवश्यक अवसंरचना उपलब्ध है। आगे अगर हम बात करें इसरो उपग्रह केंद्र बेंगलुरु का है, कर्नाटक का। इसका जो है मतलब वर्तमान नाम क्या है? तो URSC हो जाएगा, मतलब इसका उपग्रह का नाम हो जाएगा उपग्रह केंद्र। देखिए यहाँ क्या है? उपग्रह प्रौद्योगिकी का विकास और उपग्रहों के निर्माण के कार्यरत प्रयास, ये याद रखेंगे आप दोस्तों। ध्रुवो क्या लिखा है? ध्रुव प्रणोदन प्रणाली केंद्र दोस्तों, ये क्या हो जाएगा? ये कहाँ है? तो विलयमला यानी तिरुवनंतपुरम केरल और बेंगलुरु कर्नाटका में है। समझा कि नहीं दोस्तों? तो ये इतना चीज याद रखिएगा आप। अब हम आगे और देख लेते हैं। जैसे देखिए इसरो टेलीमेट्री निगरानी एवं नियंत्रक नेटवर्क कहाँ है? तो ये जो है बेंगलुरु कर्नाटका में है। अन्य मुख्यालय लखनऊ में, श्रीहरिकोटा, पोर्ट ब्लेयर, तिरुवनंतपुरम में, ब्रुनोई, मॉरिशस, बियॉक यानी इंडोनेशिया के भी क्षेत्र में है दोस्तों। ये क्या करता है? इसरो के प्रेक्षण यानों एवं उपग्रह मिशनों को टेलीमेट्री निगरानी और नियंत्रण सुविधाएं प्रदान करता है। अंतरिक्ष उपयोग केंद्र की अगर हम बात करें, अहमदाबाद गुजरात में है दोस्तों। संचार, दिशा निर्देशन तथा मौसम विज्ञान से संबंधित पेलोड का विकास एवं अनुप्रयोग संबंधित कार्य है। अगर हम बात करें राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र, कई बार दोस्तों मिलान करने को आया है पीसीएस वगैरह में, तो याद कर लीजिएगा। आरओ में भी पूछा गया है कई बार दोस्तों, तो ये याद कर लेंगे। हैदराबाद हो जाएगा दोस्तों, बहुत बार पूछा गया है। ठीक, अगर हम बात करें भारतीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र कहाँ है? अहमदाबाद गुजरात में है दोस्तों। भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान कहाँ है? तो देहरादून में, याद कर लीजिएगा। अब देखते हैं कुछ यान दोस्तों। मार्स ऑर्बिट, जिसे मॉम कहते हैं, मार्स ऑर्बिटर यान। ठीक, अब देखिए यहाँ मंगल ग्रह पर भारत का पहला अंतर्ग्रही मिशन मार्स ऑर्बिटर मिशन 5 नवंबर 2013 को PSLV C-25 के द्वारा मतलब प्रक्षेपित किया गया, छोड़ा गया। इसे मंगल की दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में जो है 24 सितंबर 2014 को स्थापित किया गया। मतलब ये गया कब? तो 13 में गया, और स्थापित कब हुआ? लगभग 1 साल का समय लिया, 2014 में स्थापित हो गया। चंद्रयान फर्स्ट की अगर बात करें तो दोस्तों ये मिशन 2008 में मतलब जो है आरंभ हुआ। प्रथम चंद्रमा जो है अन्वेषण आरंभ हुआ। इसका उद्देश्य था कि चंद्रमा के त्रियामी एटलस को निर्मित करना और खनिजों का मानचित्रण करना। इसका जो प्रक्षेपण किया गया, देखिए ये PSLV C-25 के द्वारा किया गया, ये PSLV C-11 के द्वारा किया गया। ठीक, ये देखिए 13 में छोड़ा जा रहा है, इसलिए 25 ज्यादा हो रहा है। 8 में छोड़ा जा रहा है, इधर C-11 हो रहा है। ठीक,
याद रख लीजिएगा, लाइन से याद करना रहता है दोस्तों। चंद्रयान फर्स्ट ने चंद्रमा की सतह पर पानी और हाइड्रोक्सिल का पता लगाने के साथ कई अन्य महत्वपूर्ण खोजें भी की। अब देखिए, ये जो चंद्रयान 2 दोस्तों था, ये जीएसएलवी एम3 एम1 रॉकेट, यानी इसे बाहुबली रॉकेट भी कहते हैं। ये 2019 में छोड़ा गया, श्रीहरिकोटा सतीश धवन स्पेस से लॉन्च किया गया। ये असफल था दोस्तों, हमारा छोड़ा गया। इसमें एक ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर शामिल था। ऑर्बिटर ने सफलतापूर्वक चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश किया, यद्यपि लैंडर और रोवर चंद्रमा की सतह पर लैंड करते हुए दुर्घटनाग्रस्त हो गए थे। चंद्रमा 2 मिशन के समय इसरो के अध्यक्ष के सिवान थे। ये पूछा जाएगा कौन थे उस समय, तो के सिवान थे। चंद्रयान 3 जो लैंडिंग हुई दोस्तों, अभी मतलब 2023 में हुई थी। चंद्रयान 3 भारत का तीसरा चंद्र मिशन तथा चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग हेतु इसरो का दूसरा प्रयास था, जिसे इसरो ने सफलतापूर्वक लैंड कराया। चंद्रयान 3 मिशन कब गया था दोस्तों? 14 जुलाई 2023 को गया था। दोपहर 2:35 पर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से उड़ान भरी। मोस्ट इंपोर्टेंट पूछ लेगा। चंद्रमा की सतह पर सफल लैंडिंग करने वाला भारत, लैंडिंग होते ही भारत अमेरिका, रूस और चाइना के बाद यह उपलब्धि हासिल करने वाला विश्व का चौथा देश बन गया दोस्तों। कौन सा देश बना? चौथा देश बना। अगर हम बात करें, चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास स्थित मैग्नस यू क्रेटर के 23 अगस्त 2023 को सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग की, और 23 अगस्त को ही हम क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस दोस्तों हमारे यहाँ घोषित किया गया। नेशनल स्पेस डे जो है प्रधानमंत्री जी ने घोषित कर दिया। ठीक दोस्तों, अब देखिए, इसरो द्वारा प्रक्षेपित कुछ प्रमुख सैटेलाइट हैं, यानी उपग्रह हैं दोस्तों। जैसे जी सैट है दोस्तों, ये क्या करता है? ये डीटीएच सेवा, वीडियो पिक्चर ट्रांसमिशन एवं डिजिटल उपग्रह संचार सेवा प्रदान करने की चौथी पीढ़ी के उपग्रह हैं, जी सैट के नाम से स्थापित किए गए। अगर बात करें सरल, तो सरल की फुल फॉर्म क्या है? सैटेलाइट विद आर्गोस एंड अल्टिका। यह समुद्र के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन को समर्पित है, जिससे समुद्र की स्थिति की समझ बेहतर होगी। यह फ्रांस तथा भारत के संयुक्त मिशन है। जो उपग्रह कौन है? अर्गोस है तथा अल्टिका पेलोड से युक्त है। ओशन सेट की अगर हम बात करें दोस्तों, ओशन नाम से ही समुद्र के लिए गया है। ओशन यानी समुद्री, सैटेलाइट यानी उपग्रह, तो समुद्री उपग्रह है दोस्तों। यह महासागरीय अनुप्रयोगों के लिए निर्मित प्रथम उपग्रह है, जो कि फिशिंग जोन, तटीय क्षेत्रों का अध्ययन, मौसम पूर्वानुमान, समुद्र की अवस्था का पूर्वानुमान एवं जलवायु परिवर्तन के अध्ययन के लिए उपयोगी है। आदित्य एल1 की अगर हम बात करें दोस्तों, तो यह सूर्य का अध्ययन करने वाला पहला भारतीय मिशन है। ये कब गया दोस्तों? तो 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया। प्रक्षेपण यान की बात करें तो पीएसएलवी की फुल फॉर्म देखते हैं दोस्तों, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, तीसरी पीढ़ी का 4 चरणों वाला प्रक्षेपण यान, जो क्रमशः ठोस, द्रव, गैस, ठोस एवं द्रव चरणों पर आधारित है। वर्ष 1994 में इसे पहली बार सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था। अपनी विश्वसनीयता के कारण इसे इसरो के वर्क हॉर्स के नाम से जाना जाता है। निम्न भूकक्षा उपग्रहों को ध्रुवीय तथा सूर्यतुल्यकाली कक्षाओं में स्थापित करने के लिए इसे विकसित किया गया था। वर्ष 2008 देखिए वही है जब हम चंद्रयान फर्स्ट लॉन्च किए थे, और 2013 में मार्स ऑर्बिटर मॉम को पीएसएलवी द्वारा ही लॉन्च किया गया था। बस अंतर यह है कि 2008 में जो था वो C11 था दोस्तों पीएसएलवी, और C25 था, ये जो मार्स था C25 था दोस्तों, और ये जो था ये जो है 11 था, C11 था। ठीक दोस्तों, तो याद रहेगा, याद कर लीजिएगा। GSLV MK2 अगर हम बात करें तो ये देखिए कौन है? चौथी पीढ़ी का 3 चरणों वाला प्रक्षेपण यान है, जो क्रमशः ठोस, द्रव, क्रायोजेनिक चरण पर आधारित है। इसका विकास अपेक्षाकृत भारी इनसैट वर्ग के भूतुल्यकाली उपग्रहों को कक्षा में प्रक्षेपित करने के लिए किया गया था। इसकी जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट कक्षा में उपग्रह स्थापित करने की क्षमता लगभग जो है 2500 किलोग्राम है। वर्तमान में जीसैट और इनसैट श्रेणी के उपग्रह प्रक्षेपित किए जा रहे हैं भारत में। देखिए ये एमके थर्ड है दोस्तों, ये आप पढ़ लीजिएगा, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं इतना। ये 440 वजन का है दोस्तों। अब देखिए इसके बारे में पढ़ना है तो मैं पढ़ दूंगा, कोई नहीं, लेकिन ना आप समझ पाएंगे इतना ज्यादा दोस्तों, और ना इसका कोई महत्व है इतना। ठीक, बस थोड़ा सा पता हो आपको, बस चल जाएगा काम। अब हम देखते हैं रक्षा प्रौद्योगिकी, कुछ मिसाइलें देखते हैं। देखिए बैलिस्टिक मिसाइल, पहली हमारी कौन है? बैलिस्टिक मिसाइल। इसका मार्ग पूर्व निर्धारित होता है एवं प्रक्षेपण के बाद इसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता। पहले समझिए, बात करिए। जैसे मान लीजिए मुझे किसी को मारना है, ठीक, यहाँ पे कोई है और हमें मुझे मारना है बैलिस्टिक मिसाइल, तो हम ये पूर्व निर्धारित होगा कि इसे ही मारना, और हम छोड़ दिएगा टारगेट बना के इसे,
तो ये फिर परिवर्तित नहीं होगा, ये इनको खत्म करके ही आएगा, समझ रहे कि नहीं। यही लिखा है कि परिवर्तन नहीं किया जा सकता या अत्यधिक भार वहन करने में सक्षम होता है, जैसे अग्नि या पृथ्वी। क्रूज मिसाइल क्या होती है, इनका मार्ग पूर्व निर्धारित नहीं होता दोस्तों, ये रडार की पकड़ से बाहर होती हैं क्योंकि कम ऊंचाई पर उड़ सकने में सक्षम होती है क्रूज। जैसे ब्रह्मोस है, निर्भय है दोस्तों। ब्रह्मोस क्या है, तो यह भारत और रूस द्वारा विकसित सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसका नामकरण भारत की ब्रह्मपुत्रा और रूस की मोस्कोवा नदी के नाम पर रखा गया है। इसकी मारक क्षमता कितनी है दोस्तों, तो 290 किलोमीटर एवं पेलोड है 200 से 300 किलोग्राम तक। नाग क्या है, तो नाग एक मिसाइल है दोस्तों। नाग मिसाइल को अत्यधिक मजबूत दुश्मन टैंकों पर हमला करने तथा उन्हें बेअसर करने के लिए विकसित किया गया है। इसकी मारक क्षमता जो है 4 किलोमीटर तक है। इसमें रात में हमला करने में भी सक्षम है ये, ठीक, रात में भी हमला कर सकते हैं हम लोग। अब आगे देखते हैं और देख लेते हैं दोस्तों। अस्त्र क्या है, तो अस्त्र है, अस्त्र एक बियॉन्ड विजुअल रेंज है, वर्ग की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है दोस्तों। प्रणाली जिसे लड़ाकू विमानों पर स्थापित करने हेतु बनाया गया है। इसकी मारक क्षमता कितनी है, तो दोस्तों जो है कितनी है, 60 से 100 किलोमीटर तक है। के फोर एक परमाणु सक्षम मध्यम दूरी की पनडुब्बी में प्रक्षेपित बैलिस्टिक मिसाइल है दोस्तों, जिसे भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा जो है विकसित किया गया है। इसकी मारक क्षमता कितनी है, लगभग तो 3500 किलोमीटर तक है। इस जो है मिसाइल का नाम जो है पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर रखा गया है। अगर हम बात करें निर्भय क्या है, यह देश की प्रथम स्वदेश निर्मित सब सोनिक क्रूज मिसाइल है। यह लगभग 300 किलोग्राम पेलोड के साथ 800 से 1000 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। कौन, निर्भय दोस्तों। अगर हम आगे बात करें तो भारतीय सेनाओं द्वारा उपग्रह किए गए जाने वाले प्रमुख विमान, जैसे सुखोई 30 MKI यानी 2 इंजनों वाला मल्टी रोलर फाइटर प्लेन है। मिराज 2001 इंजन वाला है दोस्तों ये। मिग 29 के 2 इंजनों वाला है फाइटर प्लेन। तेजस हल्का लड़ाकू विमान है दोस्तों। ये याद रखेंगे आप, समझ में आएगा दोस्तों कि नहीं, इंपॉर्टेंट है, पूछ लेगा तो फिर मतलब कंफ्यूज ना हो आप। प्रमुख मानव रहित विमान, जिसमें मानव नहीं रहेगा दोस्तों, बिना पायलट के होगा, जैसे लक्ष्य, यह डीआरडीओ द्वारा विकसित एक बिना पायलट वाला विमान है। जेट इंजन से चलने वाला यह विमान 10 बार प्रयोग में लाया जा सकता है। इसे 100 किलोमीटर के दायरे में रिमोट द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। इसका प्रयोग मिसाइलों तथा तोपों के परीक्षण में एक लक्ष्य के रूप में किया जाता है। इसका प्रयोग तीनों सेनाओं द्वारा किया जाता है दोस्तों। अगर हम बात करें निशांत, तो ये क्या है, 160 किलोमीटर के दायरे में नियंत्रित किया जा सकने वाला मानव रहित विमान, जिसका इस्तेमाल परिवीक्षण और टोह लेने के लिए किया जाता है। यह रडार की पकड़ में नहीं आता है क्योंकि यह मजबूत फाइबर ग्लास और कंपोजिट मटेरियल से बना है दोस्तों। अगर हम पंछी की बात करें तो निशांत का आधुनिक संस्करण पंछी छोटी पट्टी से भी उड़ान भरने में सक्षम है। रुस्तम की अगर हम बात करें, सभी मौसम में उपयोगी मानव रहित विमान है जो माध्यम से लंबी दूरियों तक संचालित किया जा सकता है एवं गुणवत्तापूर्ण चित्र लेने तथा खुफिया जानकारी देने में सक्षम है दोस्तों। कौन, रुस्तम। अगर बात करें रुस्तम के उन्नत संस्करण रुस्तम 2 का नाम बदलकर तपस BH 201 कर दिया गया है दोस्तों, इसका नाम बदलकर। प्रमुख तोप एवं पनडुब्बियां, INS अरिहंत देखते हैं दोस्तों। ये क्या है, तो प्रथम स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी है जो बैलिस्टिक मिसाइल दागने की क्षमता रखती है। इस पनडुब्बी में 12 शॉर्ट रेंज तथा 4 लॉन्ग शॉर्ट रेंज मिसाइल तैनात की जाती हैं। इसका जलावतरण यानी जल में ये पहली बार कब गई थी, तो 26 जुलाई 2009 को हुआ। देखिए जलावतरण इसलिए लिखा है क्योंकि भाई अगर हमारी मिसाइल है सॉरी पनडुब्बी है तो जल में ही चलेगी, तो भाई जल में ही रहेगी तो जलावतरण हो गया उसका, ठीक। अगर हम बात करें आईएनएस चक्र, रूस निर्मित परमाणु ऊर्जा चलित पनडुब्बी है जो लंबे समय तक पानी के अंदर रह सकती है। यह पनडुब्बी लीज पर ली गई है। आईएनएस कलवरी इंपॉर्टेंट है, खंडेरी कलवरी ये सब क्या है, स्टेलथ तकनीक से युक्त आईएनएस कलवरी स्कॉर्पियन रेडी यानी डिजिटल इलेक्ट्रिकल की प्रथम भारतीय पनडुब्बी है। इसका निर्माण जो हुआ था मझगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड मुंबई में किया गया था दोस्तों। वर्ष 2016 में समुद्र में उतारा गया था इसे। अगर हम बात करें आईएनएस खंडेरी की बात करें दोस्तों, तो यह भारत की स्कॉर्पियन श्रेणी की दूसरी सबसे अत्याधुनिक पनडुब्बी है। यह पानी के अंदर 45 दिनों तक रह सकती है। इसकी गति 35 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह लगभग 300 से 350 मीटर की गहराई तक जो है जाने में सक्षम है दोस्तों। विमान वाहक देख लेते हैं कुछ। देखिए दोस्तों विमान वाहक देख लेते हैं, हमारा कंप्लीट भी होने वाला है तो थोड़ा धैर्य बनाए रखिए।
आईएनएस विक्रांत की अगर बात करें तो यह क्यू श्रेणी का डीजल ईंधन द्वारा संचालित विमान वाहक युद्धपोत है। सोवियत संघ की सेवा के दौरान इसका नाम एडमिरल गार्सकोव था। इसे जो है 16 नवंबर 2013 को एक समारोह में रूस द्वारा भारत में सौंपा गया, यानी भारत को सौंपा गया। 14 जून 2014 को प्रधानमंत्री मोदी ने आईएनएस विक्रमादित्य के नाम से भारतीय नौसेना अर्थात राष्ट्र को समर्पित किया। आईएनएस विक्रांत 2013 है दोस्तों। आईएनएस विक्रांत को दिसंबर 2022 में कमीशन किया गया। इसे भारतीय नौसेना के इन हाउस वारशिप डिजाइन ब्यूरो द्वारा डिजाइन किया, कोचीन शिपयार्ड बनाया गया, कोचीन शिपयार्ड द्वारा बनाया गया। इसे 12 अगस्त 2013 को लॉन्च किया गया था। अगर बात करें आईएनएस विराट इंपॉर्टेंट है। यह पुराना विमान वाहक पोत है जो 1987 से भारतीय नौसेना की सेवा में कार्यरत था। वर्तमान में इसे सेवानिवृत्त कर दिया गया है। वर्ष 1997 में भारतीय नौसेना पोत विक्रांत के सेवा मुक्त कर दिए जाने के पश्चात इसी ने विक्रांत के रिक्त स्थान को फिल किया। विक्रांत दोस्तों बहुत खतरनाक है, वो इसे ही मतलब इसके स्थान पे यही आया है विक्रांत। ठीक, तो जो ये खाली स्थान था उसे भर दिया। अब देखिए रक्षा उत्पादन से जुड़े सार्वजनिक संस्थान इंपॉर्टेंट है। देखिए भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड बेंगलुरु में है, भारत डायनामिक्स लिमिटेड हैदराबाद में है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बेंगलुरु में है, हाल इंपॉर्टेंट है। मिश्र धातु निगम लिमिटेड हैदराबाद, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड कोलकाता में है, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड बेंगलुरु में है, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड वास्को डिगामा गोवा में है, मझगांव डाक शिपयार्ड लिमिटेड मुंबई में है दोस्तों, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड जो है कोलकाता में है और हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड विशाखापत्तनम में है। तो ये याद रखेंगे विशाखापत्तनम। देखिए ये भी मझगांव वाला मुंबई। तो कुछ चीजें आपको याद रखनी है इसमें से। देखिए दोस्तों मैंने 3 टॉपिक डेली कहा था कि आपको कराऊंगा, क्योंकि जो कि हमारा 40 से 50 मिनट के आसपास हो जाता है, डेली 50 मिनट के आसपास हम पहुंच जाते हैं। तो 3 टॉपिक से ज्यादा देखिए इसमें मैंने कोई चीज छोड़ी नहीं। आपको जो चीज अच्छी लगेगी वो नोट कर लीजिएगा, बाकी पढ़ना तो सब है दोस्तों। तो हम पूरी बुक कंप्लीट कराएंगे, इसकी आप टेंशन न लीजिए। बस आपका काम है आप सहयोग करिए हमारा, लोगों तक शेयर करिए और चीजों को बताते रहिए। बाकी मतलब आप पढ़ते रहिए दोस्तों। बस कल से देखेंगे हम भारत के प्रमुख युद्ध अभ्यास दोस्तों। यहाँ से फिर हम 3 टॉपिक आगे बढ़ेंगे, डेली हम 3 टॉपिक बढ़ेंगे। ये हमारी दोस्तों चौथी वीडियो है, यानी हम लगभग जो है आराम से कवर करते चलेंगे। हम जो है आने वाले 20 से 25 दिन में पूरी बुक कंप्लीट कर चुके होंगे। तो दोस्तों आप बस पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, क्योंकि खुश रहना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आज के समय में हर इंसान क्या है, हेल्दी हर इंसान है, लेकिन जो है खुश नहीं है। हर इंसान दोस्तों खुश नहीं है, तो आप खुश रहिए। बाकी जो है पढ़ते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।